ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ओवरऑल आप लोगों का पेपर कैसा था, किस तरीके के सवाल आए थे, एंड बेस्ड ऑन दैट क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है हो सकती है आप लोगों की। मैम बहुत एग्ज़ाम बहुत अनएक्सपेक्टेड था, वेरी लेंथी। ठीक है जी, सबसे पहला फीडबैक ये आया है कि इट वाज वेरी लेंथी। मैं अभी एक लर्नर से ही बात कर रही थी, एक स्टूडेंट से बात कर रही थी, तो शी वाज डिस्कसिंग अबाउट कि 10 क्वेश्चंस एज यूजुअल हमारे आरसी के आए थे। ठीक है, अब उन्होंने बताया कि उनको पता नहीं था कि जो आरसी है वो लास्ट में आती है, इस वजह से क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है तो उन्होंने मुझे बताया कि आरसी के कारण, मतलब आरसी वाज वेरी इजी लेकिन इट वाज ऑन दी लास्ट। तो देखिए हमेशा से एक्सपीरियंस रहा है एनटीए वाले का, वो क्या करता है जो आपके आरसी के क्वेश्चन है लास्ट में ही देता है, ऑलवेज इट इज़ ऑलवेज द प्रोसेस। जो 10 क्वेश्चन है उसने हमेशा एंड में देने होते हैं, एंड अकॉर्डिंग टू मी इट इज़ जस्ट द फ्री मार्क्स। ठीक है, आरसी वाले जो आप लोगों के हमेशा होते हैं, हमारा फ्री होते हैं। ठीक है जी। अच्छा, तो अभी मैं 1 बाय 1 डिस्कस करूंगी जो सवाल मेरे पास आए हैं, जो मुझे पता लगे हैं, बाकी जो आपको याद आए वो आप मुझे बताते रहिएगा। आरसी के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, आरसी बहुत इजी आई थी और एज यूजुअल हमारी ये कैसी आई थी, लास्ट के अंदर आई थी। ठीक है जी। अच्छा, और मेरे पास क्वेश्चन आ रहे हैं, दे वाज आस्किंग अबाउट द इक्वेशन ऑफ IS एंड LM। ठीक है, तो ये मुझे पता लगा कि इक्वेशन ऑफ IS और LM के बारे में पूछा गया था। मैं आपसे ही पूछना चाहती हूँ कि मतलब इट वाज ए सिंपल और न्यूमेरिकल काइंड ऑफ क्वेश्चन। देखिए IS की इक्वेशन के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, IS की इक्वेशन हमारी क्या होती है, C + I + G + NX। ठीक है जी, इस तरीके से आप लोग इसे निकाल सकते हैं। और LM जो है हमारा मनी मार्केट का इक्विलिब्रियम होता है। तो मनी मार्केट का इक्विलिब्रियम बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एज यूजुअल मनी डिमांड और मनी सप्लाई को इक्वल कर देते हैं। मनी डिमांड की इक्वेशन होती है KY - HI, और MS जो है मनी सप्लाई आप लोगों का होता है, दैट वाज दी M/P। क्योंकि जब भी हम लोग बात करते हैं, किसके बारे में बात करते हैं, हम लोग रियल मनी सप्लाई के बारे में बात करते हैं। अच्छा, न्यूमेरिकल आया था LM का। ठीक है, तो न्यूमेरिकल की वैल्यूज़ तो मेरे पास नहीं आई है कि एग्जैक्टली क्या था, लेकिन येस व्हाट आई कैन से हेयर टू बी KY - HI = M/P करके आप लोग बड़ी आराम से इसको निकाल सकते थे, इसे सॉल्व कर सकते थे। अच्छा हाँ, ये मुझे बड़े बच्चों ने बताया है कि गुनर माइड्रल की बुक आई थी। ठीक है, तो एक बार नज़र मार लेते हैं गुनर माइड्रल ने कौन कौन सी किताब लिखी है। गुनर माइड्रल बुक्स। ठीक है, ये काफ़ी बच्चे मुझे बता चुके हैं इस चीज़ के बारे में कि मैम दे हैव आस्क अबाउट दी गुनर माइड्रल की बुक्स के बारे में उसने पूछा था। तो देखिए गुनर माइड्रल की किताबों के बारे में अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने काफ़ी सारी बुक्स जो है इन्होंने लिखी है। एक हमारे पास ही एशियन ड्रामा बड़ी फेमस रहती है इनकी। ठीक है, उसके अलावा गुनर माइड्रल की यहाँ पे एक अमेरिकन डायलेमा करके भी है यहाँ पे। ठीक है, अगेंस्ट द स्ट्रीम करके इस तरीके का भी एक इन्होंने किताब लिखा हुआ है। अब आप एग्जैक्टली मुझे बता सकते हैं कि ग्रेट थिंकर्स इन इकोनॉमिक्स जो है ये भी गुनर माइड्रल की किताबें हैं। ठीक है, तो काफ़ी सारी बुक इन्होंने अपनी हिस्ट्री के अंदर लिखी है। द मोस्ट फेमस वाज हेयर टू बी, कौन सी है आप लोगों की, जो सबसे ज़्यादा फेमस है गुनर माइड्रल की, वो कहीं ना कहीं ये एशियन ड्रामा वाली बुक जो है सबसे ज़्यादा फेमस रहती है। ठीक है, बहुत बार उसने पहले भी इस सवाल को पूछा है। अच्छा जी, मल्टीप्लायर वाज क्वेश्चन देयर, मल्टीप्लायर का कह रहे हैं सवाल आया था। ओके, सो हेयर वी हैव मल्टीप्लायर का क्या फॉर्मूला होता है, वेरी इजी, K = डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई। देखिए मल्टीप्लायर हमें क्या बताता है, वेन एवर देयर इज अ चेंज इन टू द इन्वेस्टमेंट, जब आप इन्वेस्टमेंट में चेंज कर रहे हैं तो आपकी इनकम कितने से चेंज होने वाली है, इनकम आपकी 4 गुना चेंज होगी, 5 गुना चेंज होगी, किस तरीके से। ठीक है, अच्छा अमेरिकन डायलेमा वाली किताब आई थी। ठीक है जी, अमेरिकन डायलेमा वाली किताब आई थी, तो उसके बारे में अभी हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया है। ये रही, दिस इज़ दी बुक ऑफ, आई थिंक कुछ ऐसा शायद आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने के लिए क्वेश्चन आया होगा, मुझे ऐसा लग रहा है ना, क्योंकि आप कह रहे हो 5 किताबें थी, तो अकॉर्डिंग टू मी मुझे लगता है कुछ इस तरीके से उसने दे रखा होगा कि इनको आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाइए, कौन कौन सी बुक जो है पहले आई है और कौन कौन सी बुक जो है बाद में आई है ना, लाइक दिस, मुझे ऐसा लगता है कुछ इस तरीके का सवाल आया होगा। ओके, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बताया गया है कि इट वाज ऑन दी मल्टीप्लायर। ओके, तो मल्टीप्लायर का जस्ट फॉर्मूला पूछा था या फिर उसने न्यूमेरिकल काइंड ऑफ जो है उसने पूछा था, मल्टीप्लायर के बारे में पूछ लो। देखिए फॉर्मूला तो हमारा यही रहता है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। सो हेयर वी हैव दिस फॉर्मूला, चेंज इन
जीडीपी डिवाइड बाय चेंज इन इंजेक्शन, तो चेंज इन इन्वेस्टमेंट आप लोगों का यहाँ पे हो जाएगा। अच्छा ओके ओके, अच्छा समझ गई। सो द थिंग वाज लाइक दैट कि कौन कौन सी किताबें गुनर माइडल की है ये पूछा गया था। द क्वेश्चन वाज लाइक दैट, अब क्लियर हुआ है, ठीक है ना। मल्टीप्लायर के फॉर्मूले में एज यूजुअल 1 डिवाइड बाय 1 माइनस MPC लगा के आप इसे सॉल्व कर सकते हो। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की वैल्यू डालनी थी, या फिर 1 डिवाइड बाय MPS कर भी आप इसे बड़े आराम से यहाँ पे सॉल्व कर सकते थे, तो मल्टीप्लायर का आप लोगों का आ जाता, ठीक है जी। अच्छा इंटीग्रेशन से, अच्छा आइडेंटिफाई ऑल द बुक्स ऑफ, ये वाला भी हमने कर दिया। अमेरिकन डिलेमा भी कर लिया है हम लोगों ने। अच्छा और बताओ और क्या क्या आया था, ठीक है। यस जस्ट टेल मी। अच्छा एक सवाल मुझे अभी अभी एक लर्नर ने मैसेज किया है, लेट मी जस्ट टेल यू। सो बच्चे द क्वेश्चन वाज लाइक दैट, ओके द क्वेश्चन वाज लाइक दैट इन विच देयर वाज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ, और उसमें बताना था कॉन्केव और कन्वेक्स वाला, कुछ ऐसा मुझे बताया गया है। देयर वाज समथिंग, लेट मी शो यू। ये मैंने अपने क्लास के अंदर भी कई बार आप लोगों को कराया है, ये वाला जो ग्राफ है, ठीक है ना। मैनी टाइम्स आई हैव टोट यू दिस थिंग इन टू दी क्लास ऑल्सो। बताया है, मतलब जस्ट वन ऑफ द लर्नर टोल्ड मी विद द डिफरेंशिएशन के साथ क्या क्या कॉन्सेप्ट था। डिफरेंशिएशन तो आपको दिखा देती हूँ मैं साथ में, डिफरेंशिएशन के साथ क्या कॉन्सेप्ट था, ताकि आप उसे आराम से कर सकें। ओके देखो कुछ इस तरीके का बता रहे थे, देयर वाज समथिंग लाइक दिस, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखाऊं क्या, ये देखो। सो इट वॉज बेसिकली द क्वेश्चन वाज लाइक दैट, 4 तरीके के ग्राफ आप लोगों को दे रखे होते हैं 4 क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो सबसे पहले वाला जो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला है हमारा, दैट इज़ द स्लोप इंक्रीजिंग। फिर जो सेकंड क्वाड्रेंट के हैं यहाँ पे हमारा स्लोप डिक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। फिर नीचे वाला जो थर्ड क्वाड्रेंट है उसमें भी स्लोप हमारा डिक्रीज़ कर रहा है, बट एट द सेम टाइम पॉजिटिव होता है। और उससे नीचे वाले में हमारा जो फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर भी हमारा जो है तो बेसिकली नेगेटिव स्लोप, लेकिन नेगेटिव स्लोप के साथ ही इंक्रीज़ कर रहा होता है, ठीक है। तो स्लोप इंक्रीजिंग होने का मतलब क्या होता है? स्लोप इंक्रीजिंग होने का मतलब होता है आप लोगों का when we are basically talking about फर्स्ट डिफरेंशिएशन के बाद जब आप उसका सेकंड डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो हमारा ग्रेटर देन 0, ठीक है जी। मैम मैचिंग, यस मैम 4 कर्व ड्रॉ करके दिए थे और उसके फॉर्मूलाज, तो उसके फॉर्मूलाज आप यहाँ पे इसके आराम से, आप बड़ी आराम से निकाल सकते थे। अच्छा फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एंड थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ओके। तो देखिए फर्स्ट डिग्री पीडी हमारा कैसा होता है? फर्स्ट डिग्री पीडी होता है, आप लोगों को दिखा देते हैं। फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर क्वेश्चन आया है। देखो फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ज़्यादातर बेसिकली ये लोग अपनाते हैं। कौन लोग अपनाते हैं? अगर हम लोग बात करें इसकी फर्स्ट डिग्री पीडी की, तो इसको ज़्यादातर यूज़ करा जाता है जो लॉयर्स वगैरह नहीं होते, दे बेसिकली ट्राई टू यूज़ दिस पीडी। और इसके अंदर ये लोग क्या करते हैं, इसके अंदर ये कंज्यूमर सरप्लस को बिल्कुल जीरो बनाने की कोशिश करते हैं। दे बेसिकली व्हाट दे डू, दे ट्राई टू मेक, ये देखिए, when sellers sell the exact same good service at the different prices to the different consumer group। इसके अंदर मेरा क्या होता है कि जो भी मेरे पास कस्टमर है ना, मैं उससे मैक्सिमम प्राइस जो है मैं चार्ज कर सकूँ, ये मेरा फर्स्ट डिग्री पीडी है। when sellers sell the maximum price consumer are willing to pay, ठीक है। तो इसके अंदर जब आप बेसिकली मैक्सिमम प्राइस चार्ज कर रहे हो, ठीक है, देखो इसके ग्राफ के अंदर नज़र मारो, डिमांड कर्व तो हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग ही है, लेकिन जब आप बिल्कुल उसका इक्वल टू प्राइस के ऊपर चार्ज करते हो तो डिमांड कर्व हमारा MR कर्व बन जाता है इसके अंदर, और CS हमारा 0 हो जाता है। क्योंकि एक बार ये बात ध्यान दीजिए आप, CS का बच्चे क्या फॉर्मूला होता है? CS का फॉर्मूला होता है हमारा अमाउंट विलिंग टू पे, ठीक है, माइनस एक्चुअल पेड। तो अगर कोई कस्टमर किसी चीज़ के लिए मान लो 500 पे करना चाह रहा है और मैंने 500 उसकी जेब से निकलवा लिया, तो CS क्या हो जाएगा? CS हमारा 0 हो जाएगा। और इसके अंदर जो हमारा MR कर्व है, MR कर्व ही हमारा डिमांड कर्व बन जाता है या AR कर्व बन जाता है, क्योंकि हम लोग उससे मैक्सिमम प्राइस चार्ज करते हैं। थर्ड डिग्री PD के ऊपर भी सवाल था, तो थर्ड डिग्री PD हमारी होती है इलास्टिसिटी के बेस्ड के ऊपर होती है।
देखो अगर जैसे आपको अभी फ़्लाइट की टिकट बुक करके स्विट्ज़रलैंड जाना है, ठीक है, आपकी मजबूरी है कि अभी के अभी आपको स्विट्ज़रलैंड जाना है, तो आपको सबसे महंगी टिकट मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपको अर्जेंटली आज ही निकलना है और थोड़ी देर में निकलना है। लेकिन वही 3 महीने बाद अगर आपको छुट्टियां मनाने के लिए जाना है, आपकी डिमांड जो है इलास्टिक है, ठीक है। सो बेसिकली व्हेन योर डिमांड इज इन इलास्टिक, ठीक है, जब आपकी डिमांड इन इलास्टिक होती है तो आपसे ज़्यादा प्राइस चार्ज किया जाता है। लेकिन जब आपकी डिमांड इलास्टिक होती है, ठीक है, ये भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, 3rd डिग्री पीडी जो है आप लोगों का। तो जब आपकी डिमांड इलास्टिक होती है और आपके पास ऑप्शंस ज़्यादा होते हैं, तो ऑप्शन ज़्यादा होने के कारण फिर जो बच्चे आपसे चार्ज किया जाएगा, जो प्राइस आपसे लिया जाएगा, ये देखो हियर वी हैव दिस ग्राफ, दोनों के बारे में बता रही हूँ मैं, ठीक है। लेट मी शो यू विद द 2 ऑफ द ग्राफ। इंटीग्रेशन क्वेश्चन वाज आस्क्ड, इंटीग्रेशन का क्या न्यूमेरिकल का था, ये देख लो 3rd डिग्री पीडी में। तो फर्स्ट वाले ग्राफ में हमारे पास जो प्राइस इलास्टिसिटी कम है, तो लो होने के कारण जो आपसे प्राइस चार्ज किया जाएगा MR इक्वल टू MC पे, वो आप लोगों का हाई प्राइस होगा, ठीक है। लेकिन व्हेन देयर इज़ अ केस ऑफ हाई प्राइस इलास्टिसिटी, तो हाई प्राइस इलास्टिसिटी के अंदर हमारा यहाँ पे क्या है, इलास्टिक डिमांड होने के कारण आप लोग देख सकते हैं MR इक्वल टू MC पे P2 छोटा चार्ज किया जाता है। देखो होता है ना, आजकल का ज़माना क्या है, आजकल का ज़माना ये किसी की मजबूरी है तो मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं लोग। मजबूरी नहीं है तो हो सकता है आपका फ़ायदा ना उठाया जाए, लेकिन मजबूरी है तो मजबूरी में फिर आपसे और उसको एक्सप्लॉइट करा जाएगा चीज़ों को। तो ये हमारा 3rd डिग्री पीडी होता है। अच्छा, इंटीग्रेशन का न्यूमेरिकल आया था, किस तरीके का न्यूमेरिकल था, आप कुछ बता सकते हैं इंटीग्रेशन के बारे में? देखो मुझे ये तो समझ आ गई कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन वाज देयर फ्रॉम इंटीग्रेशन, है ना। नाउ माय क्वेश्चन वाज लाइक दैट, कैसा था, डेफिनिट इंटीग्रेशन था या फिर इनडेफिनिट इंटीग्रेशन था, ठीक है। 2 तरीके के इंटीग्रेशन होते हैं, एक में आपका लिमिट्स होती है और एक जो है आप लोगों का विदाउट लिमिट कुछ दिया जाता है, ठीक है जी, इस तरीके से। स्टेट फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला, ओके, स्टेट फिस्कल डेफिसिट, ओके। अंडर रूट करके भाई कोई क्वेश्चन आया था, बता रहे हैं, अंडर रूट करके कोई सवाल आया था एंड दे हैव गोना आस्क यू अबाउट दैट, उसके बारे में दे जस्ट बेसिकली आस्क यू अबाउट द फॉर्मूला एंड ऑल। देखिए स्टेट फिस्कल डेफिसिट के ऊपर हमारा क्या है, कोई अलग चीज़ नहीं होती स्टेट फिस्कल डेफिसिट। इसके अंदर बेसिकली हम लोग ये देखते हैं कि स्टेट के पास कितना वो है, ठीक है, स्टेट के पास कितनी एबिलिटी है कि वो डेफिसिट बना सकती है। तो वो स्टेट वर्ड लगा के उसने आपको सिर्फ कंफ्यूज करने की कोशिश करी है। फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला हमारा वही रहता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीप्ट प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसीप्ट। और इसके अंदर अगर हम कुछ लोग छोड़ते हैं तो एक्सक्लूडिंग हम लोग बोरविंग्स करके जो है बेसिकली हम छोड़ देते हैं, क्योंकि बोरविंग्स हमारी फिस्कल डेफिसिट के ही इक्वल होती है। तो कुछ इसमें डिफरेंट चीज़ नहीं थी बताने लायक, बस उसने आपको स्ट्रेट वर्ड लगा के कंफ्यूज जरूर करा होगा जहाँ तक मुझे लग रहा है उसके हिसाब से, ठीक है। अच्छा और क्या था, वेरी गुड, इनको MPC की वैल्यू भी याद है। अगर MPC की वैल्यू 0.25 थी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू तारा कह रही है MPC की वैल्यू 0.25 थी। सो इफ MPC वाज 0.25 मल्टीप्लायर आ जाएगा बच्चे आप लोगों का 1 डिवाइड बाय 1 माइनस MPC, 1 डिवाइड बाय 1 माइनस 0.25, सो 1 डिवाइड बाय 0.75, द आंसर विल बी 4, आंसर विल बी 4 हो जाएगा, ठीक है ना। और क्या सवाल आया था, और मैं देख रही हूँ साथ साथ मैं आप लोगों के व्हाट्सएप वगैरह टेलीग्राम वगैरह में सारी चीज़ें चेक कर रही हूँ। डबल डेरिवेटिव मैच करना था, अच्छा ये वाला हमारा हो गया है। उसके बाद ऑल्सो देयर इज, ठीक है, डायग्राम वाला भी हम लोगों ने कर लिया है। फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम गिवन बाय, द क्वेश्चन वाज लाइक दैट, ओके। तो वी हैव टू टेक द एम्प्टी स्लाइड। फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम के ऊपर भी कुछ सवाल जो है पूछा गया है आप लोगों से कि ये किसके द्वारा दी गई है। पहले मैं आप लोगों को दिखाई देती हूँ इसके बारे में सारा का सारा, ठीक है जी। सो लेट मी शो यू अकॉर्डिंगली फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम, ओके।
देखो फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम के अंदर हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर ना हम लोग जो फैक्टर प्राइसेस होते हैं, फैक्टर प्राइसेस हमारे कौन कौन से हैं, लेबर और कैपिटल। तो लेबर को हम लोग क्या पे करने वाले हैं और कैपिटल को हम लोग क्या पे करने वाले हैं, ये इक्वल हमारा हो जाता है, ठीक है। सो इफ़ आई नीड टू शो यू, ये हमारी पोल सैमुअलसन की थ्योरी है। वी स्टेट दैट द प्राइसेस ऑफ आइडेंटिकल फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन, जैसे कि हमारा वेज है और ये हमारा रेंट ऑफ कैपिटल है, तो ये हम इक्वलाइज करने की कोशिश करते हैं इनटू द 10 ये डिफरेंट वाले में हमारा ये रहता है, ठीक है जी। उसको हम लोग इक्वलाइज करेंगे। और क्या क्या पूछा हुआ था, ठीक है। अच्छा MPS 0.25 था, भाई आप देख लेना, मैंने फॉर्मूला बता दिया आप लोगों को। अगर MPS 0.25 था तो आप लोगों की वैल्यू 4 आ जाएगी मल्टीप्लायर की, और क्या होना है अगर MPS 0. मतलब जो भी था उसके हिसाब से। इसका आंसर हमारा सैमुअलसन हो गया, ठीक है। G20 का मोटो, G20 के ऊपर इतने बैनर्स चल रहे हैं, इतनी चीज़ें चल रही हैं ऑलरेडी, ठीक है, विच इज़ दी आई थिंक विच वाज दी हॉट फेवरेट क्वेश्चन, ठीक है। इकोनॉमिक इवेंट में अगर सबसे ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट था तो यही था, G20 वाला हमारा, दैट वाज गोना टू बी दी वेरी वेरी फेमस। तो आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ साथ साथ, देखो मैं साथ साथ प्रूफ आप लोगों को इसलिए दिखा रही हूँ ताकि कुछ भी क्वेश्चन रह ना जाए, जो जो आप कहेंगे हम वही उसके हिसाब से मैं आपको साथ में दिखा रही हूँ। Okay, so we have this wait, G20 का they have asked about the motto, right? लोगो तो सबने देखा ही हुआ है, हाँ। 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर, इसका मैं आपको कुछ पिक्चर भी दिखा देती हूँ साथ में ना, ताकि आपको याद रहेगा। पिक्चर में आपको ओके देख लो जरा क्या आ रहा है, G20 मोटो समिट, वो दूसरा G20 को लिया ओके हाँ, ये रहा, इसका मोटो था जी वासुदेव कुटुम्बकम, ठीक है। 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर, दिस वाज द मोटो ऑफ दिस, ओके। मैम C+I+G रिलेटेड टू नॉमिनल इनकम करके कोई न्यूमेरिकल था यार, ये तो इतना मतलब इतनी बार प्रैक्टिस करवाया गया था आपको, कितनी बार मैंने आपको बोला होगा कि ये सवाल कर लो 200% आएगा, और वो आया भी है। तो C+I+G+NX करके आप लोगों को जो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालनी होती है, AD = AS करके जो हम लोग निकालते हैं, बिकॉज दिस इज़ द इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम, है ना। मैक्रो इकोनॉमिक का जो हमारा इक्विलिब्रियम होता है AD = AS ही करते हैं ना हम लोग, इसलिए। अच्छा और पढ़ने दो मुझे सवाल बजटरी एलोकेशन टू मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एज पर यूनियन बजट 2023-24, ओके। तो ये सवाल था कुछ, बजट 2023-24 में एग्रीकल्चर को कितना एलोकेशन दिया जाता है, ठीक है। सो देयर वाज द क्वेश्चन लाइक दैट कि एग्रीकल्चर को हम लोग कितना एलोकेशन यहाँ पर हम लोग देते हैं। लेट मी शो यू, एग्रीकल्चर एलोकेशन, ठीक है, इन बजट 2023-24 ना। देखो यार इन्होंने लगभग दे रखा है, इफ़ आई टॉक अबाउट एग्रीकल्चर का एलोकेशन, ठीक है। ओवरऑल पूछा था या फिर किसी स्कीम से रिलेटेड इन्होंने पूछा था? नहीं मैं देख रही हूँ कि आपसे इन्होंने ओवरऑल पूछा था या फिर किसी स्कीम के एसोसिएटेड इन्होंने पूछा था। ओवरऑल में आपका वी नीड टू बेसिकली सी ये रहा ना, मिनिस्ट्री ऑफ, हाँ 1.25 है, ये रहा, आ गई हमारे पास स्लाइड निकल के। सो दिस इज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में 5.94 है, और थोड़ा सा अगर आप ऊपर जाएंगे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर 1.25 लाख करोड़ जो है इन्होंने यहाँ पे डाला था, बिल्कुल ये 2023-24 का है, ठीक है ना। 1.25 आंसर है ना, तो 1.25 ही होगा, बिल्कुल सही है, ठीक है ना।
मैम प्रोबेबिलिटी के 2 क्वेश्चन थे, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं याद। प्रोबेबिलिटी का सवाल याद है भाई किसी को? प्रोबेबिलिटी के कह रहे हैं 2 क्वेश्चन आए हैं। एनीथिंग विच यू रिमेंबर्ड अबाउट दिस? देखो वैसे तो जो हमारा फॉर्मूला हम लोग यूज़ करते हैं प्रोबेबिलिटी का, दैट इज़ गोना टू बी फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। लेकिन फिर इसमें भी अलग अलग कैटेगरीज आ जाती है ना प्रोबेबिलिटी के अंदर। देयर इज़ ऑल्सो द डिफरेंट काइंड ऑफ कैटेगरीज विच वी सी। अलग अलग कैटेगरीज इसके अंदर भी हमारी आ जाती है। जैसे कि इसके अंदर आप लोगों का क्या क्या आता है इसके अंदर हमारा, अगर हम लोग बात करें, अच्छा बता रहे हैं, अच्छा मुझे याद है, ठीक है। शेयर ऑफ हॉरिजॉन्टल डिवैल्यूएशन डिसेंडिंग ऑर्डर फाइनेंस कमीशन। अच्छा, फाइनेंस कमीशन का हॉरिजॉन्टल डिवैल्यूएशन का आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना था, ठीक है। और बताओ और क्या क्या था? और मैं पढ़ रही हूँ सवाल। अच्छा, एज पर दी लिटरेसी रेट के ऊपर कोई सवाल आया हुआ था। बेसिकली दे हैव गोना आस्क यू अबाउट दी, रुको जरा, देखिए एक सवाल मेरे पास अभी अभी आ रहा है। लिटरेसी, रुको वेट, लिटरेसी रेट 2011 की सेंसस के हिसाब से उन्होंने पूछी थी। 2000 ओके 2011 सेंसस, ठीक है। सो दे हैव आस्क्ड द क्वेश्चंस लाइक दैट कि 2011 के हिसाब से आप लोगों को कुछ लगाना होगा मेरे ख्याल, समथिंग इनटू दिस, या तो असेंडिंग ऑर्डर में लगाना होगा या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना था, है ना। अब मुझे नहीं पता क्या पूछा है, लेकिन एग्जैक्टली दे आर आस्किंग अबाउट दिस। तो अगर हम लोग हाईएस्ट लिटरेसी रेट के बारे में बात करें तो ये भी आपको मैंने जस्ट एक दिन पहले ही ये सब चीज़ें हमारी डिस्कस हुई थी। तो केरला हमेशा हमारा टॉप पे रहता है, फिर मिज़ोरम है, फिर हमारा लक्षद्वीप है, और लोएस्ट में हमारा मतलब यूटीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, बिहार है, फिर अरुणाचल प्रदेश है, फिर उसके बाद दादर नागर हवेली, ठीक है, इस तरीके से रहता है। और ओवरऑल डाटा के बारे में अगर मैं बात करूं, मतलब यूटीज़ को हटा के अगर हम लोग बात करें, केरला वाज ऑन 99, ठीक है, उत्तराखंड, फिर दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, इस तरीके से आप लोगों का ये रहता है। दिस इज समथिंग। नॉर्थ ईस्ट स्टेट थी मैम लिटरेसी में, अच्छा त्रिपुरा, अच्छा, इस तरीके से त्रिपुरा का आया तो था अभी, त्रिपुरा के बारे में अभी जस्ट मैंने देखा है, रुको जरा, असम, महाराष्ट्र एंड ऑल दिस। ठीक है, समझ गई मैं आपकी बात। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स लिटरेसी, अब पता लग जाएगा इनके बारे में भी ना। मणिपुर, मेघालय एंड त्रिपुरा, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ ऐसा, मतलब समथिंग वाज लाइक दैट, दे हैव गोना आस्क यू द क्वेश्चन। एक बार मैं डाल के देख लेती हूँ। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स लिटरेसी रेट इन इंडिया, और 2011 के हिसाब से अगर आपको सेंसस चाहिए तो उसी के हिसाब से मैंने यहाँ पे डाला है। इसमें अगर आप डाटा के ऊपर यार नज़र डालोगे, ये रहा, अब देखो ये हमारी बेसिकली सेंसस का ही उठा के इन्होंने दे रखा है। तो अगर मैं इसके बारे में बात करूँ, ये रहा लिटरेसी हमारे पास, मणिपुर है, फिर मणिपुर से नीचे मेघालय है, मेघालय से नीचे मिज़ोरम है, फिर नागालैंड है, एंड त्रिपुरा वाज आल्सो गोइंग गुड, 87.22 है। सबसे पहले जो आप लोगों की टॉप पे है वो मिज़ोरम ही है, सबसे ज़्यादा टॉप के ऊपर मुझे दिख रही है, और मेघालय वाज 74.4 थी, मेघालय वाज ऑन द लोएस्ट,
तो इस तरीके से कुछ लगाना होगा, बट आई थिंक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कुछ समथिंग लाइक दैट। ठीक है जी। ओके, टोटल फाइल्स 20 आउट ऑफ 6 एक कैटेगरी की और 14 उसकी कैटेगरी की है। 5 आर रैंडमली सिलेक्टेड। तो प्रोबेबिलिटी बतानी थी कि एग्जैक्ट आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 6 वाले कैटेगरी में से। अच्छा, प्रोबेबिलिटी का जो सवाल आया है उसमें उन्होंने कुछ एग्जैक्टली वाला क्वेश्चन पूछा है, तो एग्जैक्टली वाले में आप लोगों के फिर अलग अलग से केसेस बन जाएंगे। ठीक है, एग्जैक्टली वाले में टोटल फाइल्स हमारी कितनी है, एन वाज गोना टू बी 20। हमें क्या करनी है, आउट ऑफ इट 6 कैटेगरी के हैं। अच्छा, 6 को मान लेते हैं हम लोग गुड फाइल्स हैं। ठीक है, और 14 आपकी सही नहीं है, नॉट गुड है। सो दे आर बेसिकली गोना आस्क 5 आर सिलेक्टेड एट दी रैंडम। तो एग्जैक्टली हमें 2 की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो 6 वाली कैटेगरी में से है। इसमें कॉम्बिनेशन वाले केस बनेंगे आपके, 2 निकालनी है ना हमें। अच्छा, 5 हम लोगों ने बेसिकली रैंडमली सिलेक्ट करी है और हमें 2 वाली हम लोगों को बतानी है कि इसमें से वो आएगी या फिर नहीं आएगी। एग्जैक्टली 2 वाला केस बताना है। तो एग्जैक्टली 2 वाले केस में से क्या होगा यहाँ पे आप लोगों का। अच्छा, ये भी देखना पड़ेगा विद रिप्लेसमेंट है विदाउट रिप्लेसमेंट है। पहले आपने निकाली 6 में से 6C2 वाला केस बन गया। अगर तो ये विद रिप्लेसमेंट है, दूसरी भी 6C2 बन जाएगी। अगर विदाउट रिप्लेसमेंट है तो 5 2C बन जाएगी। ठीक है जी, तो एग्जैक्टली 2 वाला केस हो जाएगा। प्लस बाकी जो 3 फाइलें निकालोगे फिर आप वो दूसरे में से निकालेंगे। 14C3 बन जाएगा, 13C जो है आप लोगों का 3। इस तरीके से हम ऐड करते चले जाएंगे, देखना पड़ेगा। देखो, इसमें पूरा सवाल देखना पड़ेगा, लेकिन मैंने आप लोगों को एक रफ आइडिया दे दिया कि इस तरीके से। और डिवाइड बाय आप टोटल कर देते, 20 में से कितनी निकालनी थी, 20 में से आपको 5 निकालनी थी, तो 20C5 से आप लोगों का ये डिवाइड हो जाता। 20C5 से आप लोगों का ये डिवाइड हो जाएगा। क्यों डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि उसमें फिर वी जस्ट नीड टू सर्च फॉर दैट ना, कि कितना कितना हमारा यहाँ पर ये रहेगा। ओके, अच्छा और देखने दो, और क्या सवाल आया हुआ था। स्टेट के बारे में भी हो गया, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कैलकुलेशन। एफ टेस्ट के बारे में क्या सवाल था जी, गिवन ही नहीं था, रिप्लेसमेंट और नॉन रिप्लेसमेंट। देखो, अगर तो गिवन नहीं था तो फिर हम लोग यही एज्यूम करके चलेंगे, फिर वो नॉन रिप्लेसमेंट वाला केस था। इफ दे हैव नॉट गिवन यू दैट, नहीं दिया फिर तो हमें इमेजिन करके चलना पड़ेगा ना उस चीज़ को, क्या कर सकते हैं। एफ टेस्ट में से क्या सवाल था, व्हाट वाज द क्वेश्चन फ्रॉम एफ टेस्ट, क्या क्वेश्चन था एफ टेस्ट का। यस, ये पूछ रही हूँ मैं, व्हाट वाज द क्वेश्चन फॉर एफ टेस्ट। रिप्लेसमेंट और नॉन रिप्लेसमेंट नहीं गिवन था ना। एफ टेस्ट का क्या सवाल था, देखो एफ टेस्ट हम लोग यूज़ करते हैं अपना, वी यूज़ द एफ टेस्ट फॉर ओवरऑल सिग्निफिकेंस। ओके, अच्छा, बिलो 30% पॉवर्टी लाइन वाले स्टेट्स थे, बिलो, रुक जाओ, व्हाट वी नीड टू फाइंड। अच्छा, एफ टेस्ट नहीं याद, देखो मुझे तो बताया गया, लर्नर ने बोला है, तो मैं आपके साथ सारा फिर शेयर कर रही हूँ ना क्या क्या चीज़ें आई हैं। रुको ज़रा, अच्छा, समझ गई मैं, गलत वाला बताना था आपको, बिलो। ओके, सो वी नीड टू फाइंड आउट दैट बिलो, क्या हो गया इसको, बिलो 30% पॉवर्टी लाइन्स स्टेट्स। ठीक है, बिलो 30% में आप लोगों के आ जाएंगे, बिलो 30% पॉवर्टी लाइन स्टेट्स ना। अच्छा, वी ऑल्सो नीड टू सर्च फॉर इंडिया। यूएसए के तो आ गए, लेकिन हमें इंडिया के चाहिए। ये रे, बिहार हैज़ द हाईएस्ट शेयर ऑफ
देखो यार, इंडिया पे अगर आप नज़र मारेंगे, ठीक है, तो हमारे पास के बिलो 30% में तो बहुत सारे दिख रहे हैं मुझे। राजस्थान, अच्छा ये तो टोटल ओवरऑल बता रहे हैं। देखो मतलब वैसे ये एक आपको मैं दिखा रही हूँ स्टेट्स आर गोना टू बी द पुअर। तो सबसे ज़्यादा तो बिहार है 51.9% के साथ, यूपी 37.8 के साथ है, मध्य प्रदेश 36.7 है, दिल्ली काफ़ी उसमें अमीरों में आता है, तो दिल्ली इज़ बेसिकली विद द 4.8 वाले के साथ। तो इसके हिसाब से आप मतलब थोड़ा थोड़ा वो लगा सकते थे, ठीक है। ICICI बैंक और नाबार्ड और एक्जिम बैंक लगाना था क्रोनोलॉजिकल में। देखो एक्जिम और नाबार्ड तो आपका दोनों उसी में ही आए हैं ना, सेम में आए हैं। 1982 में ही तो आए थे दोनों, एक्जिम और अगर मैं नाबार्ड के बारे में बात करूं, ठीक है, तो दोनों ही आप लोगों की 1982 में। ICICI बैंक आप लोगों का इस्टेब्लिश हुआ है, ये आपको मैं बता सकती हूँ, मेरे ख्याल 1956 में कुछ ऐसा इस्टेब्लिश हुआ था। ये भी पूछा हुआ है उसने, ये भी सवाल उसने पहले ही आप लोगों से पूछा हुआ है। देयर वाज द मैचिंग वाज लाइक ICICI बैंक इस्टेब्लिश्ड, हाँ 1900 कुछ में ऐसा आया था, ये रहा ना। देखो ICICI बैंक वाज इस्टेब्लिश इन 1994 बाय द इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। द पेरेंट कंपनी वाज फॉर्म्ड इन 1955 में आ गई थी, ठीक है ना। IFCI 1948 का है, IRBI 1971 का, मतलब जो जो चीज़ें उसने पूछी थी। F टेस्ट का यार अगर फॉर्मूला पूछा था तो F टेस्ट का फॉर्मूला तो ये होता है आप लोगों का S1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय S2 स्क्वायर, ठीक है ना। ये चीज़ करते हैं हमारा S1 स्क्वायर डिवाइड बाय S2 स्क्वायर, इस तरीके से हमारा यहाँ पे करता है। हाँ PYQs में था ये। और क्या पूछा हुआ है, बुक्स ऑफ गुनर माइंड्रोल। अच्छा 2 क्वेश्चन फ्रॉम इंसिडेंस ऑफ टैक्स। देखो इंसिडेंस ऑफ टैक्स का मतलब होता है आप लोगों का कि हु विल शेयर दी फाइनल बर्डन ऑफ टैक्स, ठीक है जी। फाइनल बर्डन ऑफ टैक्स जो है किसके ऊपर आने वाला है, या फिर कौन उस चीज़ को लेकर आएगा, है ना। कुछ अलग ही थे खेल था मैम F टेस्ट का, तो चलो कोई बात नहीं। अब इंसिडेंस ऑफ टैक्स के ऊपर क्वेश्चन क्या था, वैसे तो इलास्टिसिटी के ऊपर हमारा डिपेंड करता है। अगर इलास्टिसिटी ज़्यादा है, वही वाली बात है, अगर मजबूरी नहीं है तो फिर टैक्स का बर्डन कम आएगा, लेकिन अगर मजबूरी है तो फिर टैक्स का बर्डन ज़्यादा आएगा, हमेशा ही ऐसा होता है, ठीक है ना। मैम एक बुक पूछा था पॉवर्टी वाले, उसमें ऑप्शन था अभिजीत बनर्जी और अमर्त्य सेन। अच्छा पॉवर्टी की किताब अमर्त्य सेन ने तो लिखी हुई है ना, इन द वेल्थ एंड द नेशन ऑफ पॉवर्टी, ऐसा कुछ किताब लिखी थी उन्होंने, ये तो लिखा हुआ मुझे याद है अच्छे से। अमर्त्य सेन का चेक करना पड़ेगा कि कोई है कि नहीं है, रुको ज़रा, इसका तो मुझे अच्छे से याद है। अमर्त्य सेन और अमर्त्य सेन बुक ऑन पॉवर्टी, ठीक है। सो हियर वी हैव दिस, अमर्त्य सेन की तो काफ़ी किताब है, पॉवर्टी एंड फैमिन्स करके किताब है, ठीक है, एन एसे ऑन एंटाइटलमेंट एंड डिप्राइवेशन, तो ये सब इन्हीं की किताब है। और नहीं ये इसकी नहीं है। अच्छा दूसरी आप किसकी कह रहे हैं, अभिजीत बनर्जी की। अच्छा बुक का नेम कौन सा था, वाई नेशन फेल। ओके 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 गुड, रुक जाओ, वाई नेशन फेल पूछ रहे हैं ना आप लोग, ओके वाई नेशन फेल, ये किताब है बच्चे वाई नेशन फेल, हमारी डॉरन एक्मोग्लियो और जेम्स रॉबिन्सन का किताब है। ये रहा, अमेजोन के ऊपर अवेलेबल भी है ये रहा, वाई नेशन फेल, डॉरन एग्मोग्लू एंड जेम्स रॉबिन्सन का किताब है ये, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन था, इफ़ देयर वाज अ क्वेश्चन लाइक दैट कि किसने लिखी है, ओके। अच्छा उसके अलावा और क्या है, हेड क्वार्टर्स रिलेटेड क्वेश्चन, गेट, IMF, W, वर्ल्ड बैंक और ATP। अच्छा जी रुको जरा, तो कुछ इस तरीके के सवाल थे हमारे कि गेट का हेड क्वार्टर कहाँ है। गेट का हेड क्वार्टर लोकेटेड है आपका
उधर है ना ये, हाँ जिनीवा में है ये रहा। द करेक्ट आंसर इज़ बेसिकली जिनीवा, 1948 में आप लोगों का। और WTO का जो है, WTO का भी इधर ही है, स्विट्ज़रलैंड में ही है। और क्या है, और कौन से का पूछा है? IMF, ओके। IMF का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में, और ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। ADB का हेडक्वार्टर इज इनटू दी फिलिप्स में, ठीक है, फिलिप्स कंट्री में इसका हेडक्वार्टर है। और क्या पूछा है इन्होंने आपसे? तो ये सारे सवाल तो हो गए हमारे पास जो आए हुए हैं। मोर क्वेश्चंस एडेड, ठीक है। ब्रॉड मनी रिलेटेड क्वेश्चन था, एंड हाउ इट कैन बी इंक्रीज्ड। देखो ब्रॉड मनी हम लोग M3 को कहते हैं, क्योंकि M3 के अंदर हमारा बहुत कुछ आ जाता है। M1 तो आता ही आता है, और साथ में हमारे वो जो पोस्ट ऑफिस वाले होते हैं, पोस्ट ऑफिस वाले हमारे टाइम डिपॉजिट्स होते हैं, ये सारे हमारे इसके अंदर M3 के अंदर आ जाते हैं। हमारे M1 तो है ही है, M1 इज़ देयर, और साथ में हमारे पोस्ट ऑफिस के टाइम डिपॉजिट्स एंड ऑल, ये सारी चीज़ें आ जाती है। और इनको कैसे बढ़ाना है, तो इनको बढ़ाने के लिए या तो आप M1 वाली चीज़ को बढ़ा दो, या पोस्ट ऑफिस की डिपॉजिट्स को बढ़ा दीजिए तो आ जाएगा। मतलब टाइम डिपॉजिट्स बढ़ा दो, कहने का मतलब है टाइम डिपॉजिट्स बढ़ा दोगे तो अपना हमारा M3 बन जाएगा ना। इंडिकेटर्स ऑफ HDI, ये भी मैंने आप लोगों को एक दिन पहले ही करवाया था, इंडिकेटर्स ऑफ HDI, ओके। सो वी हैव इंडिकेटर्स ऑफ HDI। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के वो 3 इंडिकेटर होते हैं ना हमारे, 3 इंडिकेटर हमारे कौन कौन से? एक तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो गई आप लोगों की, फिर दूसरा जो है बच्चे हम लोग यहाँ पे देखते हैं लिविंग स्टैंडर्ड्स हमारे, और एजुकेशन। ये देखिए, ये आपका, एक मिनट, लेट मी जूम एंड शेयर द थिंग्स विद यू। 3 चीज़ें आती हैं HDI में आप लोगों का। हेल्थ में हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, देन वी हैव द एजुकेशन में 2 चीज़ें हैं, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग। फिर लिविंग स्टैंडर्ड्स में हमारा ग्रोस नेशनल इनकम पर कैपिटा, ठीक है। टोटल आप लोगों की कुल मिला के 3 चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। इफ़ देर आर 2 goods, good 1 on x axis, good 2 on y axis, good 1 is increased by double and good 2 is increased by triple, what will be the impact on the budget line? Options like flatter और स्टीपर और नो चेंज, ठीक है। इस सिचुएशन को थोड़ा सा बना के देखते हैं। सो देयर वाज द क्वेश्चन लाइक दैट, जो हमें पता लगा है कि आप लोगों का गुड 1 एक्स एक्सिस के ऊपर है और गुड 2 एक्स एक्सिस के ऊपर है, ठीक है जी। और गुड 1 को हमने डबल से इंक्रीज़ कर दिया, गुड 2 को हमने ट्रिपल से इंक्रीज़ करनी है। व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन द बजट लाइन? देखो बजट लाइन तो आप लोगों की बताती है पॉसिबल के बारे में बताती है, ठीक है। और मैं मल्टी चॉइस मल्टी करेक्ट आंसर था, इसलिए पेपर बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा था। समझ रही हूँ मैं आपकी बात जो है, ओके। सो देयर वाज लाइक दिस, ठीक है। अच्छा, जितने भी लोग आए हुए हैं लाइव, ज़रा सेशन को आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। देखो बजट लाइन हमारी बताती है कि आप अफोर्ड कर सकते हैं उस चीज़ को, है ना। तो अफोर्ड करते हुए यहाँ पे आप कोई ना कोई कॉम्बिनेशन आप ऐसा यूज़ कर रहे होंगे, इस पर हम इतना खर्चा कर रहे हैं, इतना कर रहे हैं। अब मैं किसी चीज़ को अगर डबल करूँ या ट्रिपल करूँ तो बजट लाइन का तो फ्लैटर स्टिपर होने का मतलब नहीं बनता ना। बजट लाइन हमारी बताती है कि पॉसिबल कॉम्बिनेशंस जो हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं। इसका मतलब मेरे पास उतनी लेवल की इनकम है जो मैं वहाँ पे उसको डेविएट कर पा रही हूँ उस हिसाब से, राइट। अगर मैं इनकम को डेविएट कर पा रही हूँ तो मैं डबल करूँ ट्रिपल करूँ, उस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा M इतना मुझे इजाज़त दे रहा है, ठीक है जी। तो M मुझे इजाज़त दे रहा है, तो मेरे हिसाब से देयर शुड बी नो चेंज इन द बजट लाइन। बजट लाइन में फिर कोई चेंज होना ही नहीं चाहिए, नो चेंज इन टू द बजट लाइन, आएगा नहीं ना। अच्छा नेक्स्ट देखो, 1 क्वेश्चन ऑफ इंटीग्रेशन हो गया। 1 वाज के सोशल गुड्स, ओके। सोशल गुड के ऊपर भी कोई सवाल था जी? सोशल गुड जो हमारी सोसाइटी के हिसाब से, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, ऐसा हमारा सोशल गुड में आता है, ठीक है ना। ये सारा का सारा हमारा अर्जेंट राउंड ऑफ WTO में क्या हुआ था? अर्जेंट राउंड ऑफ WTO 1994 की बात है। तो उस टाइम वो गेट को रिप्लेस करके हम WTO लेके आए थे। WTO इस्टेब्लिश हुआ था उस टाइम के ऊपर, WTO इस्टेब्लिश्ड एट दैट टाइम
तो हम लोगों ने गेट को रिप्लेस करके हम लोग लेकर आए थे, ठीक है ना, आरजे राउंड के अंदर अगर कुछ ऐसा पूछा हुआ था। अच्छा, और ठीक है, इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्टेड इन विच ईयर? ओके, रुको जरा। सो देयर वाज वन प्रोग्राम एंड दे आर बेसिकली आस्किंग यू कि उसे शुरू कब किया गया है। ओके, IADP स्टार्टेड इन 1978 में स्टार्ट किया गया। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो आप लोगों का अगर आया हुआ तो दे हैव स्टार्टेड इन 1978। ओके, और क्या है, ठीक है, वर्ड्स दी कॉन्सेप्ट फॉर करेंसी स्वैप। ओके, देखो करेंसी स्वैप जो है हमारा एक तरीके का एग्रीमेंट होता है, राइट, और इस एग्रीमेंट में हम लोग क्या करते हैं, टू एक्सचेंज अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वन करेंसी फॉर एन इक्विवेलेंट अमाउंट। मतलब स्वैप का मतलब होता है ना, जैसे हम स्वैपिंग पॉलिसी नहीं हम लोग यूज़ करते हैं कि मुझे इतने इंडियन मतलब ऑस्ट्रेलियन डॉलर पाउंड चाहिए और मैं उसके लिए इतना पे कर दूंगी, तो दूसरे की करेंसी को लेना सिंपल हमारा करेंसी स्वैप और क्या है। ओके, अच्छा, नेट बार्टर टर्म्स ऑफ रिलेटेड क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट। NBTT का फॉर्मूला हमारा होता है नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड विल बी PX डिवाइड बाई PM। इस पे कुछ स्टेटमेंट रिलेटेड हमारा क्वेश्चन था। प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट को अगर आप प्राइस ऑफ इम्पोर्ट से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है ना, बड़े आराम से। और ठीक है, ये सारे सवाल मैंने करा दिए जो मेरे पास आए हैं। हाँ, पढ़ रही हूँ मैं, सभी का पढ़ रही हूँ, डोंट वरी, ठीक है। ऑफर कर्व से भी क्वेश्चन था, ऑफर कर्व क्या सवाल था, कुछ याद है? ISLM की स्टीप कंडीशन के ऊपर भी एक आधा कोई सवाल आया होगा, तो उसके हिसाब से भी आप लोगों को बताना था। देखो यार, सीधी सी बात मैं आपको एक बात कहूँगी, ठीक है, जिसने तो पढ़ाई करी है उसको पेपर इजी लग रहा है। जो हमारे पास मैसेज आ रहा है कि मैडम तोड़ दिया है, फोड़ दिया है, पेपर आसान आया था। अब जिसने पढ़ाई नहीं करी फिर वो ये बोलेगा मैम डिफ़िकल्ट था, मैम टफ था, ये था वो था। तो मैं आपको बस एक बात कहना चाहूँगी, डोंट मेक एक्सक्यूजेस यार, नोबडी वांट्स टू लिसन द एक्सक्यूजेस, कोई नहीं सुनना चाह रहा। अब जो बच्चे क्रैक कर रहे हैं, जो अभी हमारी क्लास में से निकलेंगे, वो भी तो यहीं से निकले हैं, कोई अलग थोड़ी ना उनको पढ़ाया, उनको कोई स्पेशल कोई अलग ट्रीटमेंट थोड़ी ना दिया, कोई अलग से क्लासेस थोड़ी ना उन्हें दी गई है। तो आप अपने ऊपर काम कीजिए, दैट्स इट, और कुछ नहीं हो सकता। आप अगर NTA को दोष दे, नहीं जी ऐसा था वैसा था, ठीक है, RC लास्ट में क्यों डाली है, पेपर लंबा क्यों बनाया है, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। आप ग्रेजुएशन के पेपर में थोड़ी ना बैठ रहे हो, आप इको ऑनर्स करने थोड़ी ना बैठ रहे हो। यहाँ आपको बता देगा 15-15 नंबर के सवाल आने वाले हैं, ये पढ़ के आप आ जाइएगा, आपकी ग्रेजुएशन हो जाएगी। तो अंडरस्टैंड द लेवल, यू आर गोइंग टू बिकम द प्रोफेसर, यू आर गोइंग टू बिकम द असिस्टेंट प्रोफेसर। तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। देखिए ओवरऑल अगर मैं देखूँ जो सवाल मेरे पास आया है, तो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा आसान था या कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। द क्वेश्चन वाज द बेसिकली, अगर मैं स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूँ तो पेपर वाज एट द मॉडरेट लेवल, मीडियम लेवल पे था। बाकी अल्टीमेटली इट डिपेंड्स अपॉन आपने पढ़ाई कितनी करी है। अच्छा, एक बात मैं पूछना, तो पेपर 1 कैसा आया था? पेपर 1 बच्चे बता रहे कि काफ़ी ईजी आया है। द स्टूडेंट्स वर टेलिंग कि जो अभी इकोनॉमिक्स वाले आज वाले दिन में जो हमारा पेपर हुआ है वो काफ़ी आसान आया है, ऐसा बोल रहे हैं। बाकी आप बताइए पेपर 1 के ऊपर आपके क्या फीडबैक है? व्हाट्स योर? DI का लेवल इजी था और रीजनिंग मैथ भी बिल्कुल इजी थी। चलो ठीक है, आपका कोप अप हो गया। देखो जो थोड़ी बहुत चीज़ें बोल भी रहे हैं कि इकोनॉमिक्स में हमारी डिफ़िकल्ट थी या हमें लेंथी लग रहा था, तो फिर वो पेपर 1 आपका चीज़ कवर कर देगा ना। अगर मान लो पेपर 1 में आपके 100 में से 70 क्वेश्चन भी सही हो रहे हैं, ठीक है, और इकोनॉमिक्स में आप जो है 70 ही लगा लो, कितने भी अगर आप सही कर आए हो तो 140, और आपका सॉरी पेपर 1 में आप लगा लो कि आपके 35 भी क्वेश्चन, चलो माना मैंने सही है, तो 140 और 70 210 आराम से आपका JRF निकल जाएगा, ठीक है ना। मिसिंग DI था, फेलिसी पे क्वेश्चन था। अच्छा, DI काफ़ी ईजी था, मतलब जो आपके वो मैं बता रही हूँ कि जो सवाल आपके ईजी थे उसमें से आप निकाल के उस चीज़ को कर सकते हैं, है ना।
सो गाइज अभी तो मेरे पास यही सवाल जो आए थे वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं। एंड ऑल दोस्त लर्नर्स फॉर प्रिपेयरिंग फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर, ठीक है भाई, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि इतनी बात तो समझ आ गई होगी। अब एनटीए जो है ऐसे सवाल नहीं पूछता कि ऊपर ऊपर से क्वेश्चन पूछो काम चल जाएगा। यू नीड टू डू द डिटेल स्टडी। ऐसे सवाल नहीं आ रहे कि आईएस और एलएम की फुल फॉर्म बताओ, बात खत्म। आईएस और एलएम में से भी न्यूमेरिकल आते हैं उठकर। तो अगर आप चाहते हैं कि जेन्युइनली आप इस पेपर को क्रैक करना चाहते हैं तो आप अपना पढ़ने का जो क्राइटेरिया है उसे चेंज करें, उसे बदलें। एंड फॉर क्रैकिंग दिस एग्ज़ाम यू नीड अ मेंटोर। देखिए खुद से टाइम वेस्ट करोगे 1 साल 2 साल 3 साल बाद फिर लगेगा यार सब्सक्रिप्शन ले ही लेना चाहिए था। तो डोंट वेस्ट योर टाइम, राइट नाउ टेक द एक्शन, इट्स द टाइम टू टेक द एक्शन। आज का पेपर आपको ये सिखा रहा है कि भाई साहब खुद से पढ़ के, आपका सेल्फ स्टडी करके आपका नहीं होने वाला, टाइम लगेगा आपको, और टाइम की वैल्यू होती है। देखो खुद से 2-2.5 साल मेहनत करोगे तब जाके निकलेगा। इससे बढ़िया ये है कि आप 6 महीने या 1 साल आप यहाँ पे अनअकैडमी पे मेहनत कर लीजिए, आपका पेपर जो है आराम से हो जाएगा। क्योंकि मोस्टली ये जो क्वेश्चंस बता रहे हैं या तो PYQs में से आए हुए हैं या फिर हमारी क्लासेस में जो कराए थे वो सवाल आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं। और जो मैंने एक दिन पहले बोला था, मैं कहा ये आएगा, तो उसके हिसाब से वो जा रहा है। कट ऑफ के ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगी, क्योंकि देखो मॉडरेट लेवल का था तो कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे। कट ऑफ के अंदर जो भी फ़र्क आएगा 1-2% का ही आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है। तो आप देखो मुझे नहीं लगता ज़्यादा चेंज आएगा, क्योंकि पेपर 1 ईजी था ना। कट ऑफ अगर आपका हिलेगी तो 1 से 2% का आप एक्सपेक्टेशन लगा सकते हो कम जाने का, ठीक है, क्योंकि वो उस चीज़ को बैलेंस कर रहे हैं। अगर इको आपका पेपर 2 था, पेपर 2 अगर आपका मॉडरेट था तो पेपर 1 वॉज वेरी इजी, तो मुझे लगता नहीं कि बढ़ेगी, बढ़ने के तो चांसेस नहीं है, कम जा सकती है लेकिन 1-2% से ज़्यादा चेंज नहीं हो। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा चेंज आएगा, इट विल बी ओनली 1%, ओके। तो तान्या लाइव आप कोड लगा दीजिएगा, तान्या लाइव कोड लगा के आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लीजिए। कहीं भी आपको कोई डाउट हो, आप मेरी टीम से बात करना चाहते हैं तो कॉल या व्हाट्सएप कर लेना 9818369115 के ऊपर। और जो भी बच्चे मेरा कोड लगा के अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के ऊपर आएंगे तो उनको हमारी तरफ से एक वेलकम किट जो है वो भी प्रोवाइड किया जाएगा। तान्या इकॉन के नाम से आप मुझे चेकआउट कर सकते हैं, यूट्यूब पे हमारा चैनल है तान्या इकॉन अकेडमी के नाम से। कल ही मैंने वीडियो डाली है अबाउट द वेलकम किट बाय तान्या मैडम, तो ये भी आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। जो बच्चे सब्सक्रिप्शन वगैरह ले रहे हैं उनको ये सब चीज़ें आपके घर पे जो है एज अ गिफ्ट पहुंच जाएंगी, ठीक है, जिसमें कुछ की रिंग्स हैं, बैग है, एंड डायरी है। ऑल दिस थिंग्स यू विल गेट इन टू योर एट दी होम एड्रेस, ठीक है जी। और मैं देखिए आपको ही रिकमेंड करूँगी कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम आप 6 महीने या फिर 1 साल वाला आप सब्सक्रिप्शन जो है आप अपना लीजिएगा, क्योंकि इतना तो आपको प्रिपरेशन के लिए टाइम चाहिए। 3 महीने या 1 महीने में आप लोगों का कुछ नहीं हो पाएगा। व्हेन यू टॉक अबाउट द 3 मंथ्स और द 1 मंथ, उसमें कुछ नहीं हो सकता। आपको प्रॉपर ज़रूरत है गाइडेंस की, प्रॉपर आपको पढ़ाई करने की ज़रूरत है। तो ये आप काम कर सकते हैं इफ़ यू रियली वांट टू क्रैक दिस एग्ज़ाम। और यहाँ पे हमारे चैनल पे डिफरेंट शॉर्ट्स होते हैं जिसमें आपको पूरा जर्नी वगैरह, असिस्टेंट प्रोफेसर कैसे बनना है, जो भी आपके सवाल हैं वो सारे मैं यहाँ पे आंसर करती रहती हूँ, जवाब देते रहती हूँ। तो आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा। और साथ ही साथ बच्चे अनअकैडमी पे भी मुझे फॉलो कर लीजिएगा। जैसे आप अनअकैडमी के ऐप को डाउनलोड करेंगे या फिर सर्च बार में आप टाइप करेंगे तान्या भाटिया अनअकैडमी, ठीक है। तो भाई जैसे ही आप ये डालेंगे तो इस तरीके से आपके सामने मेरी प्रोफाइल वगैरह ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप जाके अपना सब्सक्रिप्शन वगैरह ले सकते हैं। मैम फेब वाले एग्ज़ाम के मार्क्स के क्या कट ऑफ थे? देखिए फेब वाले एग्ज़ाम के मार्क्स के कट ऑफ तो नहीं, परसेंटाइल आया था उस टाइम के ऊपर। सो देयर वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ द परसेंटाइल। परसेंटाइल में क्या होता है कि चलो परसेंटाइल के ऊपर ना मैं आपको अलग से एक वीडियो बना के दूंगी कि परसेंटाइल होता कैसे है, ठीक है। अभी के लिए मैंने आपको एक वो रफ आइडिया मैंने आपको दे दिया कि अगर आपके इतने सवाल सही जा रहे हैं तो आपका आराम से इतने में JRF हो जाएगा, ओके। चलो थैंक यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ़ यू। और तान्या लाइव कोड लगा दीजिएगा जिन्होंने लेना हो सब्सक्रिप्शन। और तान्या इकॉन के नाम से टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना ताकि आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट सेशन जो है वो आप लोगों का मिस ना हो, तान्या लाइव के नाम से, ठीक है जी। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल ऑफ़ यू। मिलते हैं आप लोगों से अब सवाल मिलते हैं आप लोगों से अब नए बैच की नई क्लास में। देखिए हमारा जो है न्यू बैच इज़ गोना स्टार्टिंग टू बी 3 तारीख से हमारा नया बैच आ रहा है, ठीक है। 3 जुलाई से आवर न्यू बैच इज़ गोना टू बी स्टार्टिंग
यहाँ पर आपको मिल जाएगा 11 मई। अभी शायद मेरे ख्याल लॉन्च नहीं हुआ है, मतलब अभी आपको विजिबल नहीं हो रहा, टीम की तरफ से आपको दिखना शुरू हो जाएगा। 3 जुलाई से हमारा जो है नया बैच आ रहा है, ठीक है जी। बाकी कोई भी दिक्कत हो टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम कहीं पे भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, चलो, थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।